हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पर्सनालिटी टेस्ट जो एएसएम के साइको में पूछा जाता है, एएसएम के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन बातों को दिमाग में रख के आपको जवाब देना है और किस प्रश्न से किस तरह की क्वालिटी की जांच होने की संभावना है। देखिए, इस पर तो आप बहुत अधिक ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहाँ आपसे गलती होती है, कहाँ आप जरूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, इन सब बातों को दिमाग में रख के थोड़ा सा आंसर देने का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो संभावना है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। साइको में वही लड़के डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं जनरली जो ये सोचकर जवाब देने लगते हैं कि यहाँ पर क्या सही जवाब होना चाहिए था। तो ये आप सोचकर जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको जवाब देने से पहले ये जानना होगा कि किस क्वालिटी की हमारी जांच हो रही है, किन किन बातों की जांच हो रही है और किस प्रश्न का क्या आंसर अगर हम देते हैं तो हमारी क्या क्वालिटी सामने आती है। इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और प्रश्नों का अभ्यास आपसे करा दूं जिससे कि आप जवाब देने में काफ़ी नॉर्मल हो जाइए, स्वाभाविक रूप से आप जवाब सेलेक्ट कर पाइए सही जवाब। और 2022 के साइको का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें से करीब करीब 14 क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस किया था। संजोग की बात है कि 14 के 14 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं बातों को दिमाग में रखकर अगर हम फिर से तैयारी करते हैं तो हमारे आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो साइको के दौरान आपको इंस्ट्रक्शन में दिए जाएंगे और उसको कैसे आपको फॉलो करना है। तो पहले जो गाइडलाइन दिया जाता है आरडीएसओ की तरफ से, उस गाइडलाइन को हम लोग देखेंगे, फिर उस गाइडलाइन को हम इलैबोरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो गाइडलाइन आपको दिया जाता है उस गाइडलाइन के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस है। टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापन हेतु परीक्षण। इस पुस्तिका में कुल 35 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको अपनी अभिरुचि, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार देना है, एवं दृष्टिकोण, व्यूज के आधार पर देना है। मतलब आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, आपकी सोच क्या है। आपके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आपके व्यक्तित्व के दो विभिन्न आयामों, ये इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सेपरेट टू डिफरेंट डायमेंशंस, टू डिफरेंट डायमेंशंस, यानी दो विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाएगा। और साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी में इसको दो अलग अलग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जी फैक्टर और Q3, या इसको R फैक्टर भी बोलते हैं। इन दोनों की जांच की जाएगी। इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी के हम लोग आगे देखेंगे, इसके अंदर किस किस क्वालिटी की जांच होती है और इसके अंदर किस किस क्वालिटी की जांच होती है। पर्सनालिटी के में बहुत सारे हमारे गुण होते हैं, तो सभी गुणों की जांच नहीं होती है, सिर्फ दो ही गुण की जांच होती है, दो विशेषता की जांच होती है जिसकी जॉब के दौरान आपकी जरूरत पड़ सकती है। मूल्यांकन किया जाएगा और इस परीक्षण के आधार पर दो अलग अलग स्कोर निर्गत होंगे। मतलब इसका भी एक अलग एनटीएस बनेगा और इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 42% एनटीएस पास क्वालिफाई करना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, और इसका भी एक अलग एनटीएस बनेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसमें टोटल 5 टेस्ट है लेकिन एनटीएस बनता है 6 का, और 6 के 6 क्वालिफाई करने होते हैं आपको। और क्वालिफाई करने के लिए आपका 42% एनटीएस होना चाहिए, 42% ओवरऑल नहीं। आधार पर दो अलग अलग स्कोर निर्गत होंगे। आपको इस परीक्षण में सफल होने हेतु व्यक्तित्व के दोनों ही आयामों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर लिखा हुआ है नाउ। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रश्नों का उत्तर देते समय नीचे लिखी इन 4 बातों का ध्यान रखें। आपको किसी प्रश्न पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। क्योंकि साइकोलॉजी में ही प्लस पॉइंट है कि जो सोच सबसे पहले दिमाग में आती है वो सही होती है। अब आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या कुछ और ज्यादा सोचने लगते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो विचार करने की जरूरत नहीं है, जो उत्तर सबसे पहले मन में आए उसमें
उसमें ही निशान लगाएं। 3 ऑप्शन होगा। बीच वाले अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिए। एक होगा जैसे हाँ, एक नहीं, और एक होगा कह नहीं सकते। तो बीच वाला का मतलब दोनों के बीच का। तो इसका जवाब आपको तभी देना है जब दूसरा कोई जवाब आपके दिमाग में नहीं है, मतलब दोनों किनारे वाले आंसर अगर आपके दिमाग में नहीं आता है, आपको सही नहीं लगता है, तभी लेना है, और बहुत कम केसेज में इसको लेना है। इन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प चुनना आपके लिए सचमुच ही असंभव हो। इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो बार बार इसको चेक कर लीजिएगा कि कोई भी आंसर छूटना नहीं चाहिए। गलत, इसमें सही जवाब और गलत जवाब तो होता नहीं है, इसलिए आंसर आपको पक्का देना है। जैसे भी हो सभी प्रश्नों का उत्तर दें। जो उत्तर आपके लिए सही हो वही उत्तर सच्चाई और ईमानदारी से दें। देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन होता है, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब इसमें से कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है। हर आदमी का अपना सोचने का तरीका होता है, हर आदमी का पर्सनालिटी का अलग अलग गुण होते हैं, और हर आदमी की तरह से सोच नहीं सकता है। तो सही है या गलत, कोई आदमी इंट्रोवर्ट है, कोई आदमी एक्सट्रोवर्ट है, कोई आदमी बैलेंस्ड है। तो कोई भी गुण जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं उस जॉब के लिए सही है या नहीं, बस ये देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। तो मान लेते हैं कि जिस जॉब के लिए हमको जाना है वहां पर जो क्वालिटी हमको चाहिए वो अगर जवाब ए में दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा आंसर 2। जनरली बीच वाले का आंसर होता है 1, सॉरी मार्किंग होती है 1, नंबर होता है 1, और 1 का मार्क होगा 0। मतलब जब आपका कैलकुलेट किया जाएगा आपके अंक, तो जो ऑप्शन बहुत परफेक्ट होगा उसमें 2 नंबर, जो थोड़ा उससे कम होगा सही उस पर 1 नंबर, और जो बिल्कुल सही नहीं होगा उस पर 0 नंबर मिलेगा। यानी कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है। ठीक है, अब इन सबको जोड़कर फिर आपके पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपको किसी प्रश्न, इस बात का ख्याल रखें कोई प्रश्न छूटने ना पाए। जो उत्तर आपके लिए सही हो वही उत्तर दे, ईमानदारी से वही उत्तर दे। अब किस तरह का 2 एग्जाम्पल जनरली मिलता है, और यही दोनों क्वेश्चन एएसएम में भी पूछा जाता है, एएसएम में भी पूछा जाता है, मेट्रो रेल में भी पूछा जाता है, और DFCCIL में भी पूछा जाता है। तीनों के साइको में इसी तरह का पूछा जाता है। मोटरमैन का थोड़ा अलग होता है, वो उसका उसमें भी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बट उसका पर्सनालिटी टेस्ट थोड़ा अलग होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई प्रीफर पीपल हु आर रिजर्व इन बिटवीन, मेक फ्रेंड्स क्विकली। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो आत्म केंद्रित हो, रिजर्व रहते हैं, दोनों के बीच जल्दी दोस्त बना लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, या आत्म केंद्रित है। दोनों के बीच मतलब कभी घुल मिल जाते हैं, कम घुलते मिलते हैं। अब इसमें आपके किस क्वालिटी की जांच हो रही है, आप क्वेश्चन थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे लोगों को पसंद कर लेते हैं जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, मतलब आप भी मेल जोल बढ़ाने में विश्वास करते हैं, यानी आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। और सामाजिकता आपका जांच होती है, इसकी जांच होती है आपके Q3 में, कि आप कितने सामाजिक हैं, सोशल हैं। तो ये Q3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और जल्दी दोस्त बना लेते हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए कैसा आदमी होना चाहिए, जो मिलनसार हो, क्योंकि एक स्टेशन मास्टर को 4 भूमिकाओं को अदा करना होता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने नीचे काम करने वाले मातहत लोगों, जो भी उनके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर उनके सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसके काम में क्या कमी है, कौन बेहतर काम कर रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर पैसेंजर आते रहते हैं, बहुत सारे यात्री रहते हैं, उनकी परेशानी का भी, उनके सुख सुविधा का भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपको ऊपर, अपने ऊपर जो है उनको भी, आप जिनके लिए रिस्पॉन्स, मतलब जिनको आपको जवाब देना पड़ता है, ऊपर के अधिकारियों को। तो ये 4-5 भूमिकाओं को एक साथ आपको पूरा करना है, 4-5 भूमिकाओं को निभाना है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला भी था
कि एक स्टेशन मास्टर का काम ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से एक म्यूजिक डायरेक्टर का होता है। म्यूजिक डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि कब गिटार वाला गिटार बजाएगा, कब सितार बजेगा, कब तबला बजेगी, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को इतना सही तरीके से मैनेज करकर वो डायरेक्शन देता है जिससे एक सुंदर धुन तैयार होता है। और वो वीडियो अगर आप देखिएगा, वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का वीडियो बनाया हुआ है कि एक स्टेशन मास्टर के ऊपर ठीक उसी तरह की जिम्मेदारी है जिसमें एक संगीत बनता है, एवरीडे एक धुन तैयार होता है और इस धुन में हजारों ट्रेनें पार्टिसिपेट करती हैं। कब ट्रेन कौन आएगी, कौन ट्रेन जाएगी, मतलब इसमें थोड़ा सा भी तालमेल अगर गड़बड़ होगा तो जिस तरह से धुन खराब हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा कि लोगों के जान या राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होने की संभावना हो जाती है। तो इन सब के बीच तालमेल करने के लिए किस तरह का पर्सनालिटी चाहिए, तो ये क्यू फैक्टर को जांच करने वाला है। आप कितने सामाजिक हैं, या रिजर्व रहना खराब चीज नहीं है ना, बुरी चीज नहीं है। एक साइंटिस्ट को रिजर्व रहना पड़ेगा, एक रिसर्च स्कॉलर को रिजर्व रहना पड़ता है, मतलब क्या कि उसको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन जिसको पब्लिक इंटरेक्शन करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना, और स्टेशन पर तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्टेशन पर कितनी ज्यादा चहल पहल होती है, खासकर से हिंदुस्तान के। तो अब हम लोग कुछ और बातों का ध्यान रखते हुए कि और किन किन बातों को ध्यान में रखना, उसकी चर्चा करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेलवे ASM DFCCIL मेट्रो रेलवे प्रोफाइल में ये 2 कोर फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से कोर फैक्टर हैं ये? फैक्टर G, इसमें आपके नियम प्रियता, कितना ज्यादा आप नियम को मानते हैं, कितना ज्यादा आप डिसिप्लिन्ड हैं, कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटी के प्रति आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, भरोसेमंद, जिम्मेदार, संकल्पित और बैलेंस्ड है। ये हो गया फैक्टर G। और फैक्टर G फैक्टर को हम बार बार G और Q नहीं बोल के हम इसको A और B कर देते हैं, आप लोग को ज्यादा आसानी होगी। फैक्टर Q, या इसको R भी कहीं कहीं साइकोलॉजी में लिखा गया है, इसको हम B फैक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें आत्मनियंत्रण, कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कितना नियंत्रण है, मतलब आपका इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं और बैलेंस है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप गुस्से में आ गए, तो इसका मतलब भावनात्मक रूप से इमोशनली आप कमजोर व्यक्ति हैं। संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, आप किसी भी पर्सन को देख के या उसके घर को देख के या उसकी लाइब्रेरी को देख के समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना ऑर्गेनाइज्ड है या कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो जो ऑर्गेनाइज होगा उसकी सारी चीजें, सारे फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम अरेंज करके रखे हुए होंगे, और इस तरह से अरेंज करके रखे हुए रहेंगे कि कोई भी आदमी उसको आसानी से खोज सकता है। सामाजिकता, मैंने जैसे बताया, आप कितने सोशल हैं, समाज में आप घुलते मिलते हैं, लोगों से मिलना आपको पसंद है। परफेक्शन ओरिएंटेड, परफेक्शन ओरिएंटेड का मतलब आप काम को पूर्णता के साथ करना चाहते हैं, आधे अधूरे नहीं छोड़ना चाहते हैं और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। तो ये होता है आपका क्यू फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर आपकी जांच की जाएगी। अगर इसमें हाई स्कोर आता है, 42 से जितना ऊपर होगा उसको हाई मानेंगे। हाई आता है तो इसका मतलब आप नियम को भी मानते हैं, आप में नैतिकता भी है, आप में जिम्मेदारी भी है, आप पर भरोसा किया जा सकता है। और अगर क्यू हाई है, इसका NTS अगर हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, सेल्फ कंट्रोल है, और आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट में गलत उत्तरों से कैसे बचे, GNQ3 फोकस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह बात समझ लें, यह टेस्ट ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप उस चीज को दिमाग में रख आंसर मत दीजिएगा। सिंपली क्या देखना चाह रहा है, यह देख रहा है कि आप सामान्य परिस्थिति में कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, बस, और ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने उस गाइडलाइन में भी हम लोगों ने देखा, इस बात का पक्का ख्याल रखें कि कोई भी प्रश्न छूटने न पाए और जैसे हो सभी प्रश्नों का उत्तर दें। बीच वाले ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऐसा लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा लग सकता है कि कुछ प्रश्न आप पर अच्छी तरह लागू ना होते हो। यानी मैं शराब पीता हूं, यानी आप पूछ रहा है कि आप शराब पीते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं तो शराब कभी पीता ही नहीं हूं।
तो ये मानकर चलना है कि अगर आप शराब नहीं भी पीते हैं तो उस परिस्थिति में जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें किस सिचुएशन में आप पीना ज्यादा प्रीफर करेंगे, तो अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर देखना है। ऐसा लग सकता है कि कुछ प्रश्न आप पर अच्छी तरह लागू न होते हों, पर आप अपने को उस परिस्थिति में डालकर अपना उत्तर दें। हाँ, अगर पूछता है कि मैं रेल यात्रा पसंद करता हूं, दोस्तों के साथ, अकेले, पत्नी के साथ, तो आप तो बोलेंगे कि पत्नी तो मेरी है ही नहीं, शादी हुई ही नहीं है। नहीं, अगर आप मानकर चलना है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इन तीनों में से किस ऑप्शन को चुनेंगे? दोस्तों के साथ जाना पसंद करेंगे, पत्नी के साथ जाना पसंद करेंगे, या अकेले जाना पसंद करेंगे? अगर अकेले जाना पसंद करते हैं तो इंट्रोवर्ट हो गए, आत्मकेंद्रित हो गए। दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप मिलनसार हैं, मौज मस्ती में लेकिन बिलीव करते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो सकती है। पत्नी के साथ जाते हैं तो इसका मतलब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो इन सब बातों से थोड़ा सा सोच को अगर चेंज कर लेंगे तो, या सोच जब आपको थोड़ा सा सोच कर देंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय 4 बातों को ध्यान में रखना है, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम लोग आइए प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आया। क्या आप अक्सर बिना किसी पूर्व योजना के काम करना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि पहले पूरी रूपरेखा तैयार करें? अब ये साफ पता चलता है कि अगर आप पूर्व योजना बना लेते हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं, सिस्टमेटिक काम करते हैं, और बिना कोई योजना बनाए काम शुरू कर देते हैं इसका मतलब आप ऑर्गेनाइज नहीं है। तो बड़ा आसान है ये। गलत का मतलब नहीं, यहाँ पर कभी ऑप्शन में गलत मतलब ये बात मेरे ऊपर गलत होती है या मैं ऐसा नहीं करता हूं, दोनों के बीच कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। सही, हाँ, हम बिना योजना बनाए भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 2 मार्क्स, इसके लिए हो जाएगा 1 मार्क्स, और इसके लिए हो जाएगा 0 मार्क्स। इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। तो इसका मतलब सब में 2 ही नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। एक ही फैक्टर में किसी में 2 नंबर भी हो सकता है, किसी में 1 नंबर भी हो सकता है। मतलब वो क्वालिटी अगर आप में बहुत अच्छी है तो 100% आपका आंसर आएगा। अगर 100% से नीचे भी आता है तो वो क्वालिटी आपका ज्यादा है, 42 से ऊपर है, इसका मतलब वो चीज आपका काम करने, मतलब एएसएम में क्वालिफाई करने के लिए काफी है। एनटीएस 42। सेकंड क्वेश्चन, जब आप किसी समूह में होते हैं तो क्या आप चुपचाप रहने के बजाय बातचीत की शुरुआत करना पसंद करते हैं? सामाजिकता, दोनों के बीच का, नहीं, हाँ, हाँ मैं पसंद करता हूं, यह आंसर हो जाएगा हाँ। इससे पता चलता है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये देखिए, क्या आपको सख्त नियमों का पालन करने में कोई आपत्ति होती है? नियम अगर कठोर है तो उसको पालन करने में आपको परेशानी होती है? दोनों के बीच का हाँ कभी होती है, कभी नहीं होती है। हाँ, आपत्ति होती है, नहीं, पालन करता हूं। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन है, तो आप नियम के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मैं नियम पालन करता हूं। अब अगर आप सोचेंगे कि नहीं, कभी कभी क्या होता है कि रेड लाइट होता है फिर भी देखते हैं कोई नहीं है, हम जंप कर जाते हैं, तो चलो हमारे लिए आंसर होगा दोनों के बीच का, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो उस पर भी 1 नंबर आपको मिलेगा। आप पूरी तरह से पालन करते हैं तो 2 नंबर हो गया, मतलब आपका क्वालिटी हाई है, और नहीं पालन करते हैं, कम पालन करते हैं तो उस पर 1 नंबर, और नहीं पालन करते हैं तो उसका 0 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप भविष्य की चिंताओं को लेकर अक्सर तनाव महसूस करते हैं? देखिए, हमारे माइंड की एक क्वालिटी होती है, हमारा माइंड या तो
फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होता है या पास्ट की घटनाओं को, बुरी घटनाओं को याद करके परेशान होता है? तो अगर आप फ्यूचर में होते हैं तब या पास्ट में होते हैं तब, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन पुअर है और आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उस पर आपका फोकस कम हो जाता है। और जो इंसान वर्तमान में होता है वो कम स्ट्रेस में होता है। इसको आजकल बहुत बढ़िया एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं उस पर भी आप लोगों का क्लास लूंगा, और उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा, माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ, अपने आप को प्रेजेंट में रखना। और अगर आप अपने आप को प्रेजेंट में रखते हैं तो आपका 60-70% से ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ें आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर भविष्य की जगह अक्सर भूतकाल में घटी हुई खराब घटनाएं जब आपके दिमाग में आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये फैक्ट है कि हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या हुआ कि हम जाते ही नहीं है भूतकाल में, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो दोनों बात को दिमाग में रखना है, फ्यूचर के बारे में बात करना किया जाए या पास्ट के बारे में बात किया जाए। क्या आप दूसरों की भावनाओं को समझना और सहानुभूति रखना आवश्यक मानते हैं, इम्पैथी, और ये आपके सामाजिकता भी दिखलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सहानुभूति रखना आवश्यक मानता हूं। तभी आप यात्रियों का दुख दर्द भी समझ पाएंगे। लेकिन नियम में रह के आपको काम करना है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आया। यदि आपको पता चले कि किसी नियम का उल्लंघन करने से काम जल्दी हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो क्या आप फिर भी नियम का पालन करेंगे? देखिए, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आमतौर पर जब भी एग्जाम होता है तो कभी कभी लंबा क्वेश्चन दिया जाता है जिसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। यदि आपको पता चले कि किसी नियम का उल्लंघन करने से काम जल्दी हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो क्या आप फिर भी नियम का पालन करेंगे? आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आप, मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर देने में आपको परेशानी होनी चाहिए इतनी बातें समझ सुनने के बाद। नहीं, मैं परिणाम को प्रक्रिया से अधिक महत्व देता हूं। मतलब रिजल्ट, प्रोसेस गलत भी हो, हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं। रिजल्ट अगर बेहतर है तो गलत रास्ते से भी हम चलकर रिजल्ट तक पहुंचेंगे। दोनों के बीच का, यानी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। हाँ, मैं हमेशा नियमों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहता हूं। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी, हमेशा नियमों के प्रति मैं निष्ठावान रहता हूं। नियम तोड़कर मैं कोई काम करना पसंद नहीं करता हूं। ये हो गया, मतलब मेरा प्रोसेस भी सही होना चाहिए, प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए, रिजल्ट भी सही होना चाहिए। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप कभी किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं तो किसी अमीर आदमी से आपने पैसे चुराए और किसी गरीब को मदद कर दी, तो रिजल्ट तो आपने अच्छा लाया लेकिन प्रोसेस गलत हो गया। तो आप डिसिप्लिन अगर हैं तो ये काम नहीं करेंगे। रॉबिन हुड वाली पर्सनालिटी आपको नहीं चाहिए। रॉबिन हुड पर्सनालिटी हो गई, इसको हमें नहीं चाहिए। नियम के अनुसार हमको मदद करना भी है तो नियम का पालन करते हुए करेंगे। क्या आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक सख्त समय सारणी का पालन करते हैं और उसे अधूरा छोड़ने पर बेचैनी महसूस करते हैं? कोई कड़ा नियम हो और अधूरा छोड़ने पर बेचैनी महसूस करते हैं, तो ये अगर आप नियम को कठोरता से पालन करने वाले होंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। समय सारणी का पालन करते हैं, दोनों के बीच का, हाँ, मैं अत्यंत अनुशासित हूं और योजना के अनुसार चलना पसंद करता हूं। बी आंसर सही होगा इसमें। नहीं, मैं लचीला रहना और बिना किसी योजना के काम करना पसंद करता हूं। ये
एक नंबर दोनों के बीच का, और बी हाँ मैं अत्यंत अनुशासित हूं और योजना के अनुसार चलना पसंद करता हूं। आंसर हो जाएगा बी। क्या आप समूह के उन कार्यों में भी अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं जिनमें आपकी व्यक्तिगत पहचान नहीं बन रही हो? तो ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं, काम करने के लिए कर रहे हैं, मतलब काम को पूजा समझकर कर रहे हैं, या अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अपनी पहचान बनाने के लिए जो काम करता है, अक्सर हमारे नेतागण अपनी जो भी काम करते हैं उसमें ये देखते हैं कि हमारी इसमें पॉपुलरिटी बढ़ेगी या नहीं, पब्लिक में हमारा इमेज क्या जाएगा। तो लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर लीडर के लिए हो जाए तब तो अच्छी बात है, नेताओं को यही देखना है। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर हैं तो क्या अपनी छवि बनाने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए काम कर रहे हैं? तो हाँ, कर्तव्य की भावना मेरे लिए व्यक्तिगत प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण है। सेल्फ सेटिस्फाइड, जॉब सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, हम इसलिए काम करते हैं। दोनों के बीच का नहीं, मैं केवल तभी मेहनत करता हूं जब मुझे श्रेय मिलने की संभावना हो। आप समझ सकते हैं आसानी से इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही आपके लिए होगा इस जॉब के लिए दृष्टिकोण से। क्या आप सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, दुख ये पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं ताकि आपकी गरिमा बनी रहे? ये सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लोट लोट कर रोते हैं, मतलब उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। लेकिन कितने भी बड़े लोगों को आप देखिएगा, उनके अंदर ये चीज नहीं होता, उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है। इमोशनली वो अपने आप को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि सार्वजनिक रूप से पब्लिक में अपने दुख को उस तरह से नहीं व्यक्त करते हैं जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति, साधारण इंसान करता है। हो सकता है एकांत में रोते हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं करते। और यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, यानी आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है, आत्मनियंत्रण कितना है आपकी भावनाओं पर, इमोशनली आप कितने बैलेंस है। EQ, इसको साइकोलॉजी में बोला जाता है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका कितना बेहतर है। और आज के डेट में IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है EQ को लाइफ में सफल होने के लिए। अगर आपका IQ ज्यादा है लेकिन EQ अगर बढ़िया नहीं है, इमोशनली आप वीक हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस जॉब के लिए भी EQ बहुत जरूरी है। तो हाँ, मैं हमेशा अपने व्यवहार को नियंत्रित और मर्यादित रखता हूँ। बेस्ट आंसर दोनों के बीच का नहीं, मैं अपनी भावनाओं को छुपाने के बजाय उन्हें तुरंत व्यक्त कर देता हूँ। कोई कोई बोलता भी है, इसको अपने मेरिट में लेता है, भैया हम तो तुरंत बोल देते हैं, हमको अच्छा लगे किसी को बुरा लगे हम तुरंत ये बात बोल देते हैं। लेकिन ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ये एक तरह की कमजोरी है। क्या आप उधार लिए गए धन या वस्तुओं को बिना याद दिलाए समय पर लौटाने के लिए गंभीर रहते हैं? नहीं, मैं अक्सर इन चीजों को भूल जाता हूं जब तक कोई टोक न दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना कम हो गई। दोनों के बीच का कभी कभी जिम्मेदारी रखता हूं, कभी कभी भूल जाता हूं। हाँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का, देखिए यहाँ पर वर्ड भी हो गया, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका C। हाँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करना बहुत खराब लगता है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमको बुरा लगता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। दोनों के बीच का हो गया कम स्कोर, और ये आपका स्कोर 0 हो जाएगा। नहीं, मैं अक्सर इन चीजों को भूल जाता हूं। क्या आप अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का मुख्य कारण मानते हैं? आप जो सक्सेसफुल हुए हैं उसके लिए किसे कारण मानते हैं? नहीं, मैं मोटे तौर पर काम करना पसंद करता हूं और बारीकियों में नहीं उलझता। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज नहीं है। दोनों के बीच का हाँ, पूर्णता, परफेक्शनिज्म ही मेरी कार्यशैली का आधार है। तो हम लोगों ने देखा भी था कि एक फैक्टर था परफेक्शन ओरिएंटेड Q3,
तो इसमें वो चीज देखने के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। क्या आप उन परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हैं जो समाज को संगठित रखते हैं? हाँ, सामाजिक ढांचे को बनाए रखना एक नागरिक का कर्तव्य है। ड्यूटीफुल हूँ, सोशल ड्यूटी भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता हूँ, सोशल ड्यूटी भी मैं अपना पूरा करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि पुराने नियम अक्सर प्रगति में बाधा डालते हैं, दोनों के बीच का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, सामाजिक ढांचे को बनाए रखना एक नागरिक का कर्तव्य है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी सामग्री संसाधनों को पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं? ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी है या नहीं है आपकी, ये देखने की कोशिश की जा रही है इस प्रश्न में। हाँ, पूर्व तैयारी ही सफलता की कुंजी है, बिल्कुल सही। नहीं, मैं काम के दौरान ही चीजें ढूंढना पसंद करता हूं, गलत। दोनों के बीच का लो स्कोर, हाई स्कोर, मीडियम स्कोर, लो स्कोर। क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनका सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए अपनी गलती को मानना। हम लोग आमतौर पर अपनी गलती को नहीं मानते, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर गलती हो गई है, और क्योंकि गलती नियम से रिलेटेड होगा, डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, या आपके किसी डिसीजन का होगा, तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और उनको सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही आपके पर्सनालिटी को चेंज करने का एक जरिया भी है। गलती को मानिए और दोबारा उसको नहीं करने के लिए प्रयास कीजिए। दोनों के बीच का स्कोर तो मिलेगा बी। हाँ, आत्म सुधार और ईमानदारी मेरे लिए प्राथमिकता है, हाई स्कोर। लो स्कोर और जीरो, नहीं, मैं अक्सर अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता हूँ। 90% लोग यही देखते हैं। फेल्योर लोग जो होते हैं लाइफ में, अपने अलावा सबको दोषी मानते हैं। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पर दोष देना बंद करिए। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पर, आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा एग्जाम के बाद। अक्सर फेल्योर लोग, असफल लोग, है ना, जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं जीवन में, वो दूसरों को दोष देते हैं, अपने अलावा बाकी सबको दोषी मानते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल आदमी होता है, वो अपनी असफलता का दोष या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और उसको सुधारता है। जब आप अपनी गलती मानते हैं तभी आप उसको सुधार सकते हैं, और गलती को जस्टिफाई करेंगे तो ब्रेन में ये मैसेज आता है कि नहीं, इस काम के लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये दूसरों की जिम्मेदारी है, उनको सुधारना चाहिए। क्या आप अपने दिन भर के खर्चों और समय का हिसाब रखने के लिए किसी डायरी या ऐप का उपयोग करते हैं? देखिए, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। डे टू डे लाइफ में जो हम लोग डायरी वगैरह लिखते हैं, या आजकल तो ऐप आ गया है ना, मोबाइल में ऐप आ गया है, उसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। छोटे छोटे लोग ब्लॉग बना बना के भी डालते हैं। तो खैर, हाँ, मुझे अपने संसाधनों का सटीक ज्ञान रखना पसंद है, सही है। नहीं, मैं इन चीजों पर ध्यान देना समय की बर्बादी मानता हूं। दोनों के बीच का, तो बेस्ट आंसर होगा ए। हाँ, मुझे अपने संसाधनों का सटीक ज्ञान रखना पसंद है। मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कैसे, जब हमको पता रहेगा कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये ऐप मोबाइल के बड़े काम के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पर वॉक करने जाना संभव नहीं था। ये लगता ही नहीं था कि घर से बाहर तो निकलना बंद था महीनों, तो वॉक करने के लिए कहाँ जाएंगे, चलना फिरना एकदम बंद हो गया था। तो मुझे बड़ी घुटन होती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम के अंदर ही टहलूंगा। तो ये पता करना, रूम के अंदर अगर टहलते हैं, तो अपने हॉल में अगर टहलते हैं, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल होगा कि हम कितना चले। रोड पर चलते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि हम इतने किलोमीटर चले, या इतना देर, इतनी दूरी मैंने तय कर ली। लेकिन रूम के अंदर हम चल रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। उसी समय मैंने एक ऐप मेरे मोबाइल में था, हेल्थ ऐप था ऐप, उसमें स्टेप काउंट करने वाला ऐप था, और मैंने उसको हाथ में मोबाइल को लेकर चलना शुरू किया, और मुझे ताजुब हुआ कि मैं रूम के अंदर भी चलकर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। और मैं 12,000 15,000 स्टेप, मतलब 7 किलोमीटर से ज्यादा ही चलता था पर डे।
और मुझे फिर कोई परेशानी नहीं हुई। और आज भी मेरी ये हैबिट है, जो पहले क्या होता था कि बारिश हो, मौसम खराब हो, बाहर नहीं निकल सकते हैं टहलने के लिए, तो टहलना बंद हो जाता था। आज का दिन है कि मेरा टहलना एक दिन भी बंद नहीं हुआ उस ऐप के चलते। तो मेरे पास संसाधन है तो हम उसको यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो करना भी चाहिए। यदि आपको किसी ऐसी संस्था के लिए काम करना पड़े जिसके आदर्श आपसे मेल नहीं खाते, तो क्या आप फिर भी अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी बनाए रखेंगे? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आदर्श का, जब आपके आदर्शों से मेल नहीं खाता है लेकिन ड्यूटी है, काम आपको करना है। हाँ, कार्य के प्रति समर्पण मेरी बुनियादी कर्तव्य है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप शाकाहारी हैं, जीव हत्या नहीं चाहते हैं, और आपकी पोस्टिंग ऐसे स्टेशन पर हो जाती है जहां पर सिर्फ सप्लाई होता है, नॉन वेज की सप्लाई होती है। तो आप बोले कि नहीं, हम तो जॉब करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो नॉन वेज को प्रमोट करेंगे नहीं, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज को प्रमोट कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपके आदर्शों से थोड़ा सा टकराव हो सकता है। तो क्या उस सिचुएशन में आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि काम इंपॉर्टेंट है, काम जिम्मेदारी वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, लेकिन आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए पुलिस में काम करते हैं, गोली चलाना पड़ेगा, है ना, हो सकता है कि किसी क्रिमिनल की जान लेनी पड़े, और आप बोले कि नहीं, मैं तो ये काम कर नहीं सकता हूं। तो जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति में कुछ होता है तो आप क्या करेंगे? तो हाँ, कार्य के प्रति समर्पण मेरा बुनियादी कर्तव्य है, काम करना है, और ये काम को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ। एक बार पहले भी हम लोगों ने देखा कि एक प्रश्न था कि काम मेरे लिए पूजा के समान है। इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है, काम पूजा के समान है और सिद्धांतों से टकराव होता है, विवेकानंद की कहानी। फिर कभी किसी वीडियो में मैं सुनाऊंगा, अभी तो एग्जाम का टाइम है, आप लोग का समय इंपॉर्टेंट है। क्या आप अक्सर खुद को दूसरों की आलोचना से बचाने के लिए अपने व्यवहार और दिखावे, प्रेजेंटेशन को अत्यधिक सुधारने की कोशिश करते हैं? ये क्वेश्चन भी ट्विस्टेड है। अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बात है, लेकिन सिचुएशन निगेटिव है। दूसरों की आलोचना से बचने के लिए, मतलब ये आपकी आदत नहीं है, आपकी सोच नहीं है ना, क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। आप इसलिए अपने आप को सुधार रहे हैं कि दूसरे लोग हमको अच्छा बोले। ये ड्रामेबाजी की वजह से बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, खासतौर से इंटरव्यू में भी ये चीज बड़ी परेशान करता है। आप ईमानदार दिखने की कोशिश करने के बजाय आप ईमानदार बन जाइए। तो ईमानदार बनने में कम परिश्रम है, ईमानदार दिखने की कोशिश करने में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और ये ड्रामेबाजी छुटती नहीं है। तो अगर दूसरे के प्रेशर में हम अच्छा बनना चाहते हैं, दूसरे की आलोचना से बचने के लिए हम अच्छा बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम स्वाभाविक रूप से अच्छे व्यक्ति नहीं है, किसी दबाव या प्रेशर के चलते हम बन रहे हैं। और मौका मिलेगा तो हम फिर से वही काम करेंगे जो हमारे पसंद का है, मतलब दूसरे अगर उसको बुरा मानते हैं तभी हम वही काम करेंगे। हाँ, मैं अपनी छवि और आचरण के प्रति बहुत सचेत, इमेज कॉन्शियस हूं। दोनों के बीच नहीं, मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा बोल्ड आंसर लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच। और हाँ, मैं अपनी छवि और आचरण के प्रति बहुत सचेत हूं। तो ये तीनों ऑप्शन भी आपको फंसाने वाला हो सकता है। अब ये देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक नेगेटिव सिचुएशन में ये देख एक पॉजिटिव काम दिया जा रहा है, दूसरे के दबाव में आकर आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑप्शन भी उसी तरह से दिया हुआ है, हाँ, मैं अपनी छवि और आचरण के प्रति बहुत सचेत हूं, और ये नहीं, मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी इन दोनों ऑप्शन में से ये दोनों छोड़ के ऑप्शन हो गए। अगर यहाँ पर इसको आंसर दीजिएगा तो एक नंबर तो मिल जाएगा, बट इन दोनों में से एक का आंसर 0 होगा और एक आंसर का मार्क्स मिलेगा 0 और एक का मार्क्स मिलेगा 2। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोचकर
आंसर इसका लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपने ब्रेन पर एक्सरसाइज कीजिए और देखिए कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। और उसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हुए हैं वो सिर्फ एक लड़के का ऑप्शन आंसर आया था और उसके करीब करीब सभी क्वेश्चन के आंसर सही थे। तो अगर आप लोग डालिएगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको एनालाइज करके आंसर भी दे देंगे। अब एक ही दिन का समय बचा है। बेस्ट ऑफ लक। और पिछले सारे वीडियो अगर आपको मौका मिले जाते समय, रास्ते में जाते समय, तो उसको आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत थैंक यू।